एक अंतर्राष्ट्रीय होम्योपैथिक संस्थान है जो कि कोविड काल से निरंतर दैनिक वेबिनार का आयोजन कर रही है। प्रारंभ में यह अंग्रेजी और मलयालम भाषा में आयोजित किया जाता था, लेकिन अब से यह राष्ट्रीय हिंदी भाषा में भी आयोजित किया जा रहा है। इस प्रकार के कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य होम्योपैथी की विशिष्ट पहचान के तहत सभी इच्छुक लोगों के साथ ज्ञान साझा करना और आपसी सद्भावना को प्रोत्साहित करना है। आइए आज की बैठक को प्रारंभ करने से पहले हम 1 मिनट का मौन रखें और ईश्वर से मार्गदर्शन प्राप्त करें। मैं आप सभी का पुण्य स्वागत करती हूँ। मैं आज की इस बैठक की मुख्य अतिथि वक्ता प्रोफेसर डॉक्टर नीरज गुप्ता जी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं आज आप सबों का आज के वक्ता से परिचय देती हूँ। आज की वक्ता प्रोफेसर डॉक्टर नीरज गुप्ता, जिन्होंने नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज लखनऊ से अपनी बीएचएमएस की डिग्री प्राप्त की, और डॉक्टर नीरज गुप्ता ने सीजीओ गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिक्स में शोध यूएसए से किया। उसके पश्चात उन्होंने अपनी आगे की डिग्री एमडी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा से प्राप्त की, पीएचडी टांटे यूनिवर्सिटी श्री गंगानगर से प्राप्त की एवं डॉक्टर लाल से न्यूट्रिशनिस्ट की डिग्री प्राप्त की। इसके अलावा डॉक्टर नीरज ने सर्टिफिकेट फर्टिलिटी एंड आईयूआई की पढ़ाई गॉडियम आईवीएफ सेंटर ग्रेटर कैलाश वन नई दिल्ली से प्राप्त की। अभी डॉक्टर नीरज गुप्ता स्टेट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ में एसोसिएट प्रोफेसर पर सम्मानित हैं। डॉक्टर गुप्ता इससे पहले बैक्सन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर के स्थान पर थी। डॉक्टर नीरज गुप्ता जी अब तक की होम्योपैथी में कार्यकाल 25 सालों का रहा है। डॉक्टर नीरज गुप्ता जी को कई सारे सम्मान प्राप्त हुए, जैसे कि 2006 में उन्हें हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर योगा नंद शास्त्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2007 में डॉक्टर युद्धवीर सिंह अवार्ड डॉक्टर एसपीएस बख्शी जी के हाथों से प्राप्त हुआ। हैनिमन अवार्ड 2010 डॉक्टर अनीता कुमारी प्रिंसिपल एनएचएमसी के द्वारा प्राप्त हुआ। 2012 डॉक्टर जुगल किशोर अवार्ड हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर ए के वालिया के हाथों प्राप्त हुआ। 2013 में डॉक्टर रस्तोगी अवार्ड चेयरमैन डॉक्टर के जुनेजा बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन दिल्ली के द्वारा प्राप्त हुआ। 2015 में हैनिमन अवार्ड प्राप्त हुआ। 2018 में डॉक्टर नीरज को डॉक्टर जेबीडी कैस्ट्रो मेमोरियल अवार्ड डॉक्टर आरपी सिंह द्वारा प्राप्त हुआ। 2019 में चिकित्सा सेवा रत्न अवार्ड प्राप्त हुआ। डॉक्टर नीरज गुप्ता जी ने कई सारे शोध पत्र भी प्रकाशित किए हैं, जिनमें से कुछ पहले जो है वो है मोड डिसऑर्डर पोस्ट मीनोपॉजल वुमेन, दूसरा रोल ऑफ होम्योपैथी इन इनफर्टिलिटी, तीसरा एफिकेसी ऑफ होम्योपैथी इन मैनेजमेंट ऑफ द केसेस ऑफ इनफर्टिलिटी ड्यू टू fallopian tube blockages by mean hydrotubation theory with homeopathic medicine. अगला scope of homeopathy in fallopian tube blockages with added hydrotubation therapy using homeopathic dilution, a case study. अगला homeopathic management of Hashimoto thyroiditis, a case report. मैं आप सभी का पुण्य स्वागत करती हूँ। आज के इस सत्र की मुख्य अतिथि वक्ता डॉक्टर नीरज गुप्ता जी का भी हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के वेबिनार में डॉक्टर नीरज गुप्ता जी हमारे बीच एनफोर्सिंग ऑफ केस टेकिंग बाय स्टैंडर्ड मेथोडोलॉजी पर चर्चा करेंगी। अब मैं अपनी मुख्य अतिथि से आग्रह करती हूँ कि वो कृपया अपना व्याख्यान प्रारंभ करें। थैंक यू डॉक्टर नीतीश सर। थैंक यू डॉक्टर सहानी सर। गुड इवनिंग सर। मेरा सबको बहुत बहुत नमस्कार। मैं सर इसमें शेयर करूं अपनी पीपीटी? यस मैडम, आप कर सकती हैं। सर शेयर करने के लिए मुझे आइडिया स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा सर, आई थिंक। हाँ, स्क्रीन शेयर कीजिए और वहां से आपका फिर हो जाएगा। सर थोड़ा सा गाइडलाइन मिलेगी सर मेरे को स्क्रीन शेयर के लिए किस तरह? एक मिनट में उसमें आपका जूम का, जहाँ पे जूम का नीचे में होगा कंट्रोल पैनल, उसमें शेयर का ऑप्शन होगा मैम। एरो का सिंबल होगा और शेयर लिखा होगा। शेयर नहीं आ रहा सर। ए ब्लर माय बैकग्राउंड इवन द वीडियो फिल्टर, वीडियो सेटिंग में सर।
नहीं, वहाँ उतना आपको अंदर नहीं जाना है। आप मेन मेन्यू में फिर से छोड़ दीजिए उसको, पॉपअप खत्म हो जाएगा। जहाँ जहाँ से आप अनम्यूट और म्यूट करते हैं ना, वीडियो ऑन या फिर म्यूट का ऑप्शन आता है, जी वही सर, लाइन में होगा। राइट सर, जी सर। हाँ, वही लाइन में देखिए, एक शेयर होगा, चैट होगा, पार्टिसिपेंट्स का होगा। सेम है सिस्टम स्पीकर। एक मिनट सर, नहीं आ रहा, एक मिनट सर, मुझे शेयर का तो नहीं आ रहा है इसमें। एक मिनट में डेस्कटॉप में ही ना आप? क्या है सर, ठीक है सर, शेयर आ गया, राइट। स्क्रीन शेयर करना है सर। हाँ, तो आपका म्यूट वाला ऑप्शन दिख रहा है, म्यूट या फिर स्टार्ट वीडियो का? हाँ सर, म्यूट वाला इन द सेंस सर, मैंने शेयर का कर दिया। आई थिंक शेयर हो गया। हाँ हाँ, राइट सर। आ रहा है। हाँ ठीक है, ये हो गया। विजुअल है स्क्रीन। गुड जी। इवनिंग जी सर, जी क्लियर है सर। हाँ क्लियर गुड है मैडम, इवनिंग क्लियर सर। आ गया। जी, गुड इवनिंग सर। पहले सर, डॉक्टर M.K. सहानी सर को मैं सैल्यूट करती हूँ। सर इतना, मतलब मैं सर से बहुत प्रभावित हूँ। सर के लिए बस 2 लाइन कहूंगी। लोग कहते हैं हम थक गए, लोग कहते हैं हम थक गए, सच कहें आप तो इसमें बस गए। लोग कहते हैं हम थक गए, सच कहें आप तो इसमें बस गए। आपकी शिद्दत सर आंखों पर हमारे, आपकी शिद्दत सर आंखों पर हमारे, आप तो पिता में हैं, आप तो पिता में हैं, हम सब होम्योपैथ हैं आपके सहारे। गुड इवनिंग सर, आपको सलूट सर, आपकी काम को सर, आपका वो देखकर मुझे लगता है इतनी एनर्जी, और आप हम लोग के लिए इतना काम कर रहे हैं। वाह, थैंक यू सर, थैंक यू। आज मैं स्टार्ट करती हूँ अपना। सभी पार्टिसिपेंट्स एंड फ्रेंड्स को मेरा गुड इवनिंग। थैंक यू, आप सबने मुझे टाइम दिया, और सर का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा चैप्टर है आज केस टेकिंग प्रोसीजर। सबको पता है, हम होम्योपैथ को केस टेकिंग प्रोसीजर क्या है सबको पता है। पोर्ट्रेट ऑफ पेशेंट, पेशेंट का पोर्ट्रेट बनाना हमने फर्स्ट ईयर से ही पढ़ा है। पर इसे हम कैसे अच्छा कर सकते हैं, रीइंफोर्स कैसे कर सकते हैं, स्टैंडर्ड मेथोडोलॉजी। बिकॉज इसलिए मैंने आज ये टॉपिक लिया है, इंपॉर्टेंस ऑफ फीमेल जेनाइटल एग्जामिनेशन एज ए डायग्नोस्टिक टूल इन होम्योपैथिक। हम सब फर्स्ट से ही पढ़ते आए, कीन ऑब्जर्वर, कीन ऑब्जर्वर। क्या है कीन ऑब्जर्वर? क्या हम केवल सिम्टोमेटिक सिम्टम्स को लेकर, सब्जेक्टिव सिम्टम्स को लेकर कीन ऑब्जर्वर हो सकते हैं क्या? मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री हर फीमेल केस में हम लेते हैं। मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री इज ए सब्जेक्टिव सिम्टम्स, बट मैं जहां तक सोचती हूँ ऑब्जेक्टिव इज मोस्ट नेसेसरी फॉर एवरी केस। जब हम ऑब्जेक्टिव लेते हैं, ऑब्जेक्टिव इन द सेंस ऑफ दैट इज फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ पेशेंट इज नेसेसरी फॉर एवरी मेनोपॉजल, इवन द एवरी पोस्ट पोस्ट मतलब डिलीवरी के बाद जितने भी पेशेंट्स आते हैं, 40 ईयर के बाद तो बहुत जरूरी है फीमेल फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ पेशेंट। क्योंकि मोर एक्सप्लोर बेटर क्लू, नॉर्मल सी बात है, जितना ढूंढोगे, जितना सर्च में जाओगे, आप बेटर क्लू पे पहुंचोगे। कीन ऑब्जर्वर बनना है तो फाइन ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, ऑब्जर्वेशन फाइन होगी, परफेक्ट इंडिविजुअलाइजेशन होगा। परफेक्ट इंडिविजुअलाइजेशन इज ए मोस्ट नेसेसरी फॉर द एवरी होम्योपैथ। यदि हम लोग परफेक्ट पेशेंट पे पहुंचते हैं, तभी मुझे लगता है कि हम इंडिविजुअलाइज कर पाएंगे। इंडिविजुअलाइज जब करेंगे, जब तक उसकी छोटी 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 चीजें, किसी भी चीज का मैं पोर्ट्रेट बनाती हूँ तो ऐसा तो नहीं नोज बना लूंगी, ईयर नहीं बनाऊंगी, माउथ बना लूंगी, आई नहीं बनाऊंगी। हर चीज को परफेक्टली देखकर, हर चीज का लाइनिंग कैसे क्या है, इसकी लिप कहाँ जा रही है, इसकी नोज कैसे है, इसकी आई कैसे है, इवन शोल्डर्स तक भी टेलर बनाने के लिए पहले शोल्डर का भी नाप जरूरी है, बिना शोल्डर का नाप लिए भी काम नहीं हो सकता। तो पोर्ट्रेट बनाने के लिए एवरी एरिया ऑफ द पेशेंट इज नेसेसरी फॉर एवरी फिजिशियन, राइट।
तो मुझे लगता है कि कीन ऑब्जर्वर बनना है तो हमें फाइन ऑब्जर्वेशन रखनी पड़ेगी। फाइन ऑब्जर्वेशन रखनी है तो हमें उसके लिए बेटर क्लू पर जाना पड़ेगा, और जब हम बेटर हिट करेंगे तो हमें परफेक्ट हिट रेमेडी होगी मेरी, राइट। अच्छा, फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ फीमेल जेनिटल की क्या आवश्यकता है? क्या लगता है कि हाँ जरूरी है और नहीं है? क्या मैं सही बोल रही हूँ? और जरूरत है तो किसके लिए जरूरत है? डायग्नोसिस ऑफ पेशेंट, नॉर्मल सी बात है। सपोज करिए लिकोरिया का एक पेशेंट आता है मेरे पास, उसने कहा मुझे ग्रीन लिकोरिया है, वाइट लिकोरिया है, ईचिंग होती है और अफेंसिव है, सारी चीजें उसने, पेशेंट ने मुझे वर्बली अपनी सब्जेक्टिव सिम्टम्स दे दिया। बट सपोज यदि मैं डायग्नोसिस नहीं करूंगी, मैं फिजिकल एग्जामिनेशन नहीं करूंगी, हाउ कैन आई आइडेंटिफाई इट्स ए सर्वाइकल सर्विसाइटिस, इट्स ए सर्वाइकल इरोजन, इट्स ए सर्वाइकल अल्सर, इट्स ए सर्वाइकल पॉलिप? तो हाउ कैन यू आइडेंटिफाई? इसे मैंने बहुत सारे लिकोरिया तो बहुत सारे कॉज से हो सकता है, मेनोरेजिया भी बहुत सारे कॉज से हो सकता है। तो डायग्नोसिस ऑफ पेशेंट के लिए फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ फीमेल जेनिटल ऑर्गन इज नेसेसरी फॉर एवरी फिजिशियंस, राइट। इवन परफेक्ट कॉज ऑफ डायग्नोसिस, आखिर कॉज का क्या है वो भी जानने के लिए भी जरूरी, हम कॉज पे पहुंच पाएंगे। इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ पेशेंट के लिए भी जरूरी है। इवन सिलेक्शन और रेमेडी, यदि हम येलो लिकोरिया और सर्विसाइटिस को लेकर नहीं पहुंचेंगे तो साइलेसिया और पल्स में डिफरेंशिएट, काली सल्फ में डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। पल्सेटिला अलग रेमेडी है, काली सल्फ सिप्लेटिक है और पल्सेटिला अलग है, तो दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए हमें सिलेक्शन ऑफ रेमेडी भी हमें फिजिकल एग्जामिनेशन पे पहुंचाती है। इवन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रोग्नोसिस ऑफ डिजीज, पेशेंट हमसे हमेशा पूछता है मैं कितने दिन में सही हो जाऊंगा, हम उसे देखते हैं, सारी चीजें बताते हैं। यदि हम उसे प्रोग्नोसिस नहीं बताएंगे तो हम कैसे रेमेडी पे पहुंचेंगे और कैसे पेशेंट का ट्रीटमेंट करेंगे? तो पेशेंट को प्रोग्नोसिस बताना कि या आप सही हो जाएंगे 3 महीने में और आप सही हो जाएंगे 6 महीने में, इसके लिए मुझे कंफर्म डायग्नोसिस पर पहुंचना और कॉज ऑफ द डिजीज पे पहुंचना बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ पेशेंट इज नीड फॉर द नॉट ओनली द इंडिविजुअलाइजेशन, इट्स नीड फॉर द prognosis of disease is also necessary for every physician. मैम आपका स्लाइड Are मूव you नहीं with? हो रहा है, जी सर। स्लाइड मूव नहीं हो रहा है आपका। आप स्लाइड शो में किए हैं ना, उसको हटा दीजिए तो शायद करेगा। अभी तो हम लोग को एक ही स्लाइड सानी सर वाला दिख रहा है। सर ये दिख रहा है मेरा स्लाइड? मूव नहीं कर रहा है, सानी सर वाला ही दिख रहा है आप सिर्फ। तो स्क्रीन शेयरिंग तो आ रहा है मेरे में। हाँ शेयरिंग आ रहा है, इसको एक स्लाइड शो वाला ऑप्शन को हटा दीजिए, मिनिमाइज वाला ऑप्शन लीजिए, जो छोटा छोटा दिखता है वही वाला रखिए। तो स्लाइड शो का ऑप्शन कहाँ पर होता है? फिर से आप शेयर करिए, दोबारा से शेयर स्टॉप करें। स्टॉप शेयर करके फिर से करिए शेयर। हाँ फिर से आप शेयर करिए, उसमें फुल स्क्रीन का जो स्लाइड शो ऑप्शन होता है ना वो नहीं क्लिक करिएगा, पहले आप शेयर जी कर सर। लीजिए। जी सर। हाँ मूव करिए स्लाइड, सर अब देख, देखिए। सर क्लियर है? हाँ केस 1 आ गया मैम, ठीक है। जी सर। ठीक है कंटिन्यू फिजिकल करिए। एग्जामिनेशन, जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। फिजिकल एग्जामिनेशन, आर यू विद मी? इट्स फाइन, थैंक यू मैम। सम क्वेश्चंस ऑफ माय ऑडियंस, प्लीज गिव मी, ठीक है ना? एलाबोरेट, आप कुछ बताएंगे मैम कि हाँ मैं सही कह रही हूँ? ओके ओके, थैंक यू मैम। नाउ माय फर्स्ट केस, हाँ जी। पेशेंट मेरे पास आती है सर, 41 ईयर की ओल्ड पेशेंट है, आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर है, 17/7/9/2019 में मेरे पास आती है। वेजाइनल ईचिंग, क्रॉलिंग सिंस 4-5 ईयर से इतनी क्रॉलिंग होती है कि मेरे पे बैठा नहीं जाता, मैं काम करने में भी अफेक्टेड होती। Even every time I have soreness in vagina, coitus very painful मैम, कि मैं बिल्कुल भी scream till scream but also do masturbate. Sexual urge increase after eating, so used to masturbate.
बैक पेन, शोल्डर पेन कंटिन्यू रहता है उसको. इट्स ए साइड सिम्टम, बैक पेन, शोल्डर पेन एंड हील एंड सोल क्रैक्ड ऑल्सो. कुड नॉट बियर टू वॉक इन चप्पल. हेडेक, एग्रीवेशन ड्यूरिंग मेंसेस. मीन्स मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री मैंने पेशेंट की लिया, रेगुलर है बट पासिस मोर क्लॉट, स्टिंगिंग टाइप पेन ड्यूरिंग द मेंसेस. आई थिंक मेन जो इसका हाईलाइट सिम्टम था, विजाइनल ईचिंग टिल फोर्स टू क्रॉल. पेशेंट ने मुझे अपनी पास्ट हिस्ट्री में बताया कि 6 ईयर पहले इसको डायग्नोसिस हुआ था यूटेराइन फाइब्रॉइड. गायनेकोलॉजिस्ट के पास गई थी, गायनी ने सर्वाइकल बायोप्सी कर दिया और बायोप्सी में कुछ नहीं आया, बट थोड़े दिन बाद ही मेरे को इस तरह की ईचिंग शुरू हो गई, क्रॉलिंग, स्वेलिंग, इवन coitus is very painful, so very irritable. डॉक्टर ने मुझे अर्टिकेरिया बता दिया, वेजाइनल अर्टिकेरिया है. आईजीई कराया, आईजीई भी पॉजिटिव आ गया, इंक्रीज आया. ओ फाइब्रॉइड और इन सबको तो सही हो गया, लेकिन मैं क्रॉलिंग और अर्टिकेरिया से सफर कर रही हूँ. आई थिंक सी थिंक कि मेरे को अभी अर्टिकेरिया हो गया और इसके लिए वो एलोपैथिक, आयुर्वेदिक सबसे दवा ले रही थी. 6 साल से परेशान थी आई कि मेरे को अर्टिकेरिया हुआ है. तो मेरे पास भी उसने मुझसे कहा कि मुझे अर्टिकेरिया है, स्वेलिंग हो जाती है और वेजाइनल ईचिंग टिल क्रॉलिंग. हिस्ट्री थी, उसको ब्लड प्रेशर रहता था, थायराइड था, पीसीओडी था, वो कवर हो गया. 2 अबॉर्शन की हिस्ट्री थी, इवन टेकिंग अल्कोहल आल्सो. उसकी पर्सनल हिस्ट्री जब पेशेंट के लिया सर, पेशेंट एक्सट्रीमली अटैच्ड टू मदर. शी इज हाउस वाइफ, उसकी मदर हाउस वाइफ थी. यील्डिंग डिस्पोजिशन था, हमेशा माँ की बात मानना, बड़ी प्यारी सी सुंदर सी बच्ची, कभी भी किसी से कुछ नहीं कहना, माँ के चिपक के रहना, माँ के साथ ही रहना. इवन एक बड़ा भाई था उसका, और फादर उसके बैंक में जॉब करते थे, किसी कारण से लॉयल्टी के कारण उन्हें जॉब छोड़नी पड़ी. शुरू में तो माँ इससे बहुत अटैच रहती थी, माँ भी, क्योंकि माँ बेटी छोटी थी. बट पापा की जॉब जब छूटी तो माँ थोड़ा बिजी रहने लगी फादर के साथ, इस रीजन से एक बच्ची इग्नोर हुई. After that, she needed some boyfriend infatuated, but become very when boyfriend was born. Embraced, so felt always they missed something. हमेशा उसे लगता था कोई ना कोई चीज मिस हो रही है मेरे से, बट वो अपने वीकनेस को एक्सपोज नहीं करती थी कि मैं कोई कमी है. कोई नहीं, मेक मैनी फ्रेंड्स बना लिए उसने. हैबिट ऑफ मास्टरबेशन इसकी स्टार्ट हो गई यहाँ से. आफ्टर मास्टरबेट फेल्ट वीकनेस, much discharge, guilt every time, but guilt every time. 28 year married हो गई. After marriage, good life, forget everything. G3, A2, P1 आया, एक बच्चा था इसका, 2 अबॉर्शन हुए और नॉर्मल डिलीवरी थी, सब कुछ नॉर्मल था. 41 ईयर पर जब क्रॉलिंग थी, उससे वो परेशान थी. मेंटल सिम्टम्स मैनेज पेशेंट के लिए सर. पेशेंट कहती है हम बहुत हार्ड वर्किंग थी, टीचर थी, क्राफ्ट का काम करती थी, बहुत अच्छी थी, इमोशनल सिंपैथेटिक थी, बट इरिटेबल थी, अग्रेसिव बहुत थी, अब्यूजिंग करती थी, फाइट फॉर राइटनेस के लिए, इनजस्टिस बिल्कुल नहीं बर्दाश्त था. फास्टिडियस, काम इतना सफाई से करती कि बर्तन वाली काम कर जाए फिर भी अपने बर्तन साफ करना, हर एक से चिड़चिड़ करना, हर एक से गुस्सा करना. सस्पिशियस थी, इवन कंप्लेन, हस्बैंड की कंप्लेन, मदर इन लॉ की कंप्लेन, बच्चे की कंप्लेन, कंप्लेनिंग टू ईच अदर, सबकी मुझे कंप्लेन पर कंप्लेन करती जा रही थी. सारे लोग खराब है, यही सबसे अच्छी है, ऐसा मुझे लगा उस पेशेंट स्टार्टिंग में. श्रिंकिंग ड्यूरिंग ईचिंग, कैसे भी करो डॉक्टर, सही करो बस मुझे. फीलिंग आइसोलेटेड, think that no one listened to her. After fibroid treatment, my personal life finished. उसने जो एक बार मुझसे बोला, मुझे तो ऐसा लगता है कोर ऑफ पेशेंट था कि हेल हो गई है मेरी लाइफ, बिकॉज कुड नॉट परफॉर्म सेक्स विदाउट पेन. जनरल सिम्टम सेटिंग सेटिस्फैक्ट्री, स्लीप नॉर्मल था, इवन द इंटॉलरेबल.
मियाज्मेटिक एनालिटिक लेते हैं तो इनटॉलरेबल स्वेलिंग थी, सोरनेस थी वेजाइना में बहुत ज्यादा, वेल डायग्नोस्टिक अर्टिकेरिया का था ऑलरेडी, क्योंकि आईजीई इसका इंक्रीज आया था और सारे एलोपैथ और आयुर्वेदिक सबने इसको, ये आई मेरे पास अर्टिकेरिया लेकर। मैंने भी इसे स्टार्टिंग में अर्टिकेरिया ही सोचा। एज ए होम्योपैथ आई हैव टेक फुल केस, मेंटल मेनेस्ट्रल एंड कंडीशन जो भी थी उसकी सारी केस मैंने लिया। कोर ऑफ द पेशेंट का रुब्रिक था डिलूजन हेल वी गोइंग टू बिकॉज ही हैज कमिटेड अनपार्टेबल क्राइम। उसे ऐसा लगता था कुछ ऐसा हुआ है मेरी लाइफ में, मेरी जिंदगी तो हेल हो गई है। और दूसरी चीज डिलूजन हैपन एनीथिंग हैविंग, कुछ ना कुछ तो हुआ है मेरे साथ, क्या हुआ है मुझे नहीं पता, बट मैं परेशान हूं और मैं सही नहीं हो पा रही हूँ। जब मैंने इस केस को रिपर्टराइज किया, मैं वाइल्डनेस फीलिंग लगी, वाइल्ड बिल्कुल ऐसा क्रॉलिंग इस तरह करती थी वाइल्डनेस की तरह से, सस्पिशियस थी सबके ऊपर, उसे हमेशा शक होना कोई मेरा हेल्प नहीं करता, कोई अच्छा नहीं, हस्बैंड भी, हस्बैंड कहीं दूसरी जगह ना चला जाए, बिकॉज आई एम कांट परफॉर्म दैट बाई शी हैव द सस्पिशियस मिसट्रस्टफुल आल्सो। श्रिंकिंग थी, साउटिंग ऑन बेकिंग, जब भी पेन और क्रॉलिंग होती थी साउटिंग करती थी तेज तेज, इवन नैग्ड बांटू, जब भी आई तो उसने अपनी हिस्ट्री मेरे को ऐसे बताई बिल्कुल, आई टेक द रुब्रिक नैग्ड बांटू, किल डिजाइड टू सडन इम्पल्स टू, लगता था कि मार दूं अपने को, खत्म कर दो इस बीमारी को, मुझे खत्म करो डॉक्टर, कैसे भी खत्म करो, मैं परेशान हो गई हूँ। आई टेक द रुब्रिक किल डिजाइड टू सडन इम्पल्स टू। फास्टिडियस क्लियर था, डिलूजन परसिक्यूटेड, उसे हमेशा लगता था बीमारी मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही है, कब से क्या हो गया डॉक्टर, मैं तो परेशान हूँ, एक डॉक्टर, दो डॉक्टर, तीन डॉक्टर, बट मैं परेशान हूँ। परसिक्यूटेड, पीछा कर रही है मेरा, मैं जब से 6 साल हो गए फाइब्रॉइड का ट्रीटमेंट लेने बाद मेरे पीछे ही लग गई है, सही छोड़ नहीं रही है। मेन कोर ऑफ द रुब्रिक था हेल, मेरी जिंदगी हेल हो गई है, हेल, गोइंग टू हेल बिकॉज ही हैज क्राइम। आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड, आर्ट टीचर थी, मास्टरबेशन एलिमेंट फ्रॉम सिंस चाइल्डहुड से, आई थिंक द 15 year old से इसको हैबिट ऑफ मास्टरबेशन था। डिलूजन हैपेंड एनीथिंग ऑफ हैविंग, जो इसने कहा मुझे लगता है मेरे शरीर में कुछ हुआ है, क्या हुआ है आई डोंट नो, बट कुछ हुआ है डॉक्टर, मेरी जिंदगी हेल हो गई है, मैं परेशान हूँ, लोग मुझे अर्टिकेरिया अर्टिकेरिया, मैं किसी पे नहीं जाना चाहती, मुझे कोई डॉक्टर की नहीं समझ में आता, सब लूटने बैठे हैं जैसे एलोपैथ वगैरह, समझ नहीं आता, मेरा तो सही नहीं हो रही, एलर्जी एलर्जी कह के रुपए दे देते हैं, एंटी एलर्जिक दे देते हैं, आप सेट्रिजिट कब तक खाऊं, ईचिंग क्रॉलिंग इतनी इंटॉलरेबल की मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। सारी रुब्रिक मैंने ली है बिल्कुल एज ए, हमने सारा कुछ किया पर हमको मिला मेडिसिन मैडोराइनम। रुब्रिक सारे कवर कर रही है मैडोराइनम, वाइल्डनेस को, सस्पिशियस को, श्रिंकिंग ऑन बेकिंग, नैग्ड 1-2, kill desire to sudden impulse to fastidious, delusion persecuted that he is, delusion hell going to because he, artistic aptitude, masturbation element from, delusion happen anything to happen, even the itching intolerable. anything problem, everything is okay, सारे रुब्रिक सही है सर, आगे चलें। यस मैम, आगे बढ़िए। थैंक यू सर जी। कंफर्म करा इसे मैटेरिया मेडिका से सर। मॉर्बिड स्टार्ट कहाँ से हुई बच्ची की, छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी माँ को प्यार करने वाली छोटी सी बच्ची थी, बहुत यील्डिंग डिस्पोजिशन नहीं थी शुरू में तो बेचारी, पर जब मैडोराइनम बड़ी, मैंने जब पूरा पढ़ा राजेश शंकरन सर को सबको पढ़ा, तब देखा मैडोराइनम तो बड़ी प्यारी थी बट एक्सपोज नहीं होना चाहती, मैडोराइनम डरती है कि मुझे कोई देखो मत, मुझे छिपके ही रहने दो, मेरी कमी ना सामने वाले को पता चले, फियर ऑफ एक्सपोज। माँ ने छोड़ा तो कोई नहीं, दोस्त मिल गया, दोस्त के साथ अटैच हो गई, दोस्त ने छोड़ा तब भी उसने अपना वीक पॉइंट नहीं दिखाया कि मैं तेरे बिना नहीं रह सकती, कोई नहीं, झुकी नहीं, हिडन नहीं, छिपा लिया अपने आप को, अपने वीक पॉइंट को, कहीं मेरे वीक पॉइंट का ये फायदा ना उठाए, उसने अपने वीक पॉइंट को नहीं सामने आने देती, अपने वीक पॉइंट इसका गया तो एक गई, मैडोराइनम ऐसी होती है, तो मैडोराइनम अपने वीक पॉइंट को कभी आने नहीं आने देगी। वो मास्टरबेट करना शुरू कर दिया,
कैसे भी कैसे अपने वीक पॉइंट को छिपाती रहती है, एंजाइटी कॉन्शियस आता है, गिल्टी फीलिंग आती है, फिर भी अपने को एक्सपोज नहीं होने देती। तो ऐसी है मैडोराइनम, एडजस्ट करना जानती है, अपने आप से अपनी बॉडी से ही एडजस्ट करती है, सामने वाले को अपने एडजस्टमेंट दिखाती नहीं है ये। तो माँ को क्लिंगिंग करने वाली बच्ची बन जाती है, रूड एंड रफ हो जाती है, समाज दुनिया जो लोग उसके साथ थोड़ा सा भी करते हैं उनसे कभी कभी रूड हो जाती है, स्ट्रांग हो जाती है, गुस्सा करने वाली हो जाती है, बहुत बोल्ड हो जाती है, बिकॉज वीकनेस छिपाने के लिए किसी को पता ना चले, इसलिए फियर ऑफ एक्सपोज आ जाता है इसके अंदर, अपने को एक्सपोज नहीं होने देगी। मेडोराइनम नोसोड है, साइकोटिक रेमेडी है, फियर एंजाइटी इसमें है, इसमें कवर कर रही है सारे सिम्टम्स, इवन कवर्ड माय वीकनेस, जब तक इसकी वीकनेस कवर्ड है ये बिल्कुल सही है, और ये अपनी वीकनेस कभी नहीं छिपाएगी, क्योंकि इसके अंदर आ जाती है फीलिंग ऑफ इनकैपेसिटी, इसको पता है कहीं मैं इनकैपेबल ना हो जाऊं, इसलिए अपनी एक्सपोज नहीं होने देती है अपने को। ऐसी है मैडोराइना, उसे वीकनेस उसके लिए फैटल नहीं है, उसे पता है मेरी वीकनेस है पर मैं खत्म नहीं हो रही हूँ, कोई बात नहीं, इससे लड़ लूंगी, आगे बढ़ लूंगी, लेकिन यदि वीकनेस सामने वाले को पता चल गई तो मैं फैटल हो जाऊंगी, तो मैं जरूर मर जाऊंगी। ये उसके अंदर डर बना रहता है, अपनी वीकनेस को छिपाते रहती है, तो अपने कोप अप करती रहती है उनसा से, ओवर एक्टिव है अपोजिट डायरेक्शन में, एज ए रिजल्ट अंदर से डर है बट बाहर से स्ट्रांग। ऐसी है मैडोराइना, इगोइस्टिक है, रूड है, सेल्फिश है, इंसेंसिटिव है, बट रेस्टलेसनेस भी है, बिकॉज इन बिल्ट एंजाइटी कॉन्सियस, खुद बनी है ना, किसी के भरोसे नहीं बने, किसी का सपोर्ट नहीं लिया है, मैडोराइनम खुद बनती है, स्ट्रांग होती है, बॉल्ड होती है, इवन गिल्टी कॉन्सियस एंजाइटी कॉन्सियस होता है, पर सामने वाले को सो नहीं करने देते। सेम लाइक दैट, जैसे हम सोचते हैं ना कोई राजा है, अचानक कम एज पे मर जाता है, यदि उसे कुछ बीमार ऑन डेड बेड पे लेटा हुआ है, और बच्चा उसका प्रिंस छोटा सा है, 10 साल का है, अब उस बच्चे पे सारी जिम्मेदारी ले नहीं सकता, अनएबल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट फादर ऑन डेड बेड पर है, लेनी भी पड़ेगी, यदि नहीं लेंगे तो कजिन्स उसका फायदा उठा ले जाएंगे। अपनी वीकनेस को ना शो करते हुए वो बच्चा बोल्डली उस चीज को हैंडल करता है, जैसी है मैडोराइनम। तो यह मैडोराइनम की पिक्चर सर, जब मैंने पूरा संग्रहण सर से और सबसे पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने इस पेशेंट को मैडोराइनम, क्योंकि मुझे लगा आई थिंक यदि हम एज ए केस इंडिविजुअलाइजेशन पे जाते तो मैडोराइनम इज ए बेस्ट रेमेडी फॉर हर। मैडोराइनम दिया इसको मैंने और 1 मंथ के लिए प्लेसिबो पर छोड़ा, माइल्ड रिजल्ट आया ईचिंग में, बट ईचिंग बहुत अच्छी सही नहीं हुई इसकी, बॉडी एक हेडेक सब कुछ सही हो गया, इरिटेशन जो था क्वाइटस पेनफुल वो चीज अभी तक इसकी सही नहीं हुई, वेजाइनल सोरनेस माइल्ड सही हुई बट एज सच ही थी। 16 तारीख को पेशेंट फिर आती है, मैंने फिर इसको रिपीट किया, 20/10 को भी किया, 16/10 को भी किया। 16 को जब रिपीट में आराम नहीं आता तो मैं पेशेंट से कहती हूँ यार तुमको आराम नहीं है, मुझे तो मैं फिजिकल एग्जामिनेशन करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ गलत है, कुछ अलग है तुम्हारे पे जो मैं नहीं जज कर पा रही हूँ। क्योंकि मैंने जब दोबारा फिर री रीडिंग किया, फिर इस केस को पूरा रिपर्टराइज किया, फिर मुझे मैडोराइनम पे स्टक हो जाती हूँ। मुझे लगा एक बार फिजिकल, क्योंकि पेशेंट फिजिकल एग्जामिन नहीं करा, उसने कहा नहीं मैम छोड़ो ना, सही हो जाऊंगी, क्योंकि वो अपने वीकनेस को छिपाना ही नहीं चाहती है ना, बताना नहीं चाहती, एक्सपोज नहीं करना चाहती। बट मैंने उससे कहा नेक्स्ट मेडिसिन मैं नहीं दूंगी जब तक मैं एग्जामिन नहीं करूंगी। फर्स्ट टाइम शी डिनाइड, फिर फीमेल एग्जामिनेशन मैंने इस पेशेंट का किया, क्योंकि वो अर्टिकेरिया था ही नहीं, जो अर्टिकेरिया से 6 साल से हर डॉक्टर अर्टिकेरिया 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 दे रहा था, फिर उसे वही अर्टिकेरिया समझ के मैं भी दे रही थी, लेकिन वो अर्टिकेरिया नहीं था। जब मैंने उसे पेल्विक एग्जामिन किया, डॉक्टर हैनीमैन सर ने भी एफओरेंज 83/105 में लिखा हुआ है, बाय फिजिकल एग्जामिनेशन बाय मैनुअल बल्बा ओपनिंग, पीएसएन पर स्पेकुलम किया मैंने इसे, पेशेंट क्राइंग लाउडली, जैसे एग्जामिन किया, फिजिकल एग्जामिनेशन वेरी पेनफुल लाइक ए coitus. My observation, vaginal right hand wall has patch sensitive to instrument also. PS किया था. Vaginal patch had made after biopsy examination after sensitive vaginal instead of insensitive cervix. सर्वेक्स की जगह डॉक्टर ने वेजाइना से पैच बाय मिस्टेक किसी न्यू ने लिया, पैच पंच सर्वेक्स से लिया, और पेनफुल टेराइबल ड्यू टू द पैच बायोप्सी, it's major fault of gynecologist. You can see this picture.
This is a cervical punch, right? Ulcer. After the medicine, you can see heal up the patch. तो जब तक हम फिजिकल एग्जाम यदि सब कुछ नहीं करेंगे, कीन ऑब्जर्वर नहीं पहुंच पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, हमको जब तक कीन ऑब्जर्वर बनना है तो हर पॉइंट से देखना पड़ेगा, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव. व्हाट इज द सर्वाइकल बायोप्सी? सर्वाइकल बायोप्सी is a procedure to remove tissue from the cervix to test an abnormal precancerous condition and the cervical cancer. 3 तरह की होती है: पंच सर्वाइकल बायोप्सी, कोन से बायोप्सी एंड द एंडोसर्वाइकल क्यूरेटिव. दिस इज ए पंच सर्वाइकल बायोप्सी, दिस इज ए कोन एंड दिस इज द एंडोसर्वाइकल बायोप्सी, राइट? उसकी पंच सर्वाइकल बायोप्सी की किसी रानी नहीं. और पंच सेम लाइक पंच की तरह सर देखेंगे, ए पंच इसको वजाइनल एरिया पे बना, सर्वेक्स को जैसे ही मैंने लिफ्ट किया, पंच इसका क्लियर दिखाई दिया. बिकॉज सो सीवियर, इवन द स्पेकुलम डालना मुश्किल था, ईचिंग थी, टेराइबल थी, अदरवाइज इतना तो क्लियर कट दिख गया पंच थ्रेड. दिस इज द फॉल्ट ऑफ द गायनेकोलॉजिस्ट. तो ए की जरूरी है एग्जामिनेशन के लिए हमारे लिए. इसमें जब मैंने पेशेंट का लिया, इंजरी आफ्टर इंजरी ब्लूज फॉलो ब्रोज सॉफ्ट स्पॉट वुंड डीप एक्सेस सेक्सुअल एलिमेंट फ्रॉम एग्रीवेशन फियर रॉन्ग समथिंग इज इनडिस्क्राइबेबल. उसने हमेशा यही कहा मुझसे कि कुछ गलत हुआ है डॉक्टर, कुछ गलत हुआ. जहां मैं कह रही थी फियर हैपन, बट यहाँ मैंने लिया फियर रॉन्ग समथिंग ऑफ इनडिस्क्राइबेबल. फॉर सेकेंड फीलिंग फ्रेंडलेस. उसे हमेशा लगता था अकेली हूँ यार. इम्पेशेंस पीपल, सारी चीजें लेके बैलेंस क्लियर कट पिक्चर आती है. और बैलेंस देने के बाद सर आपने पिक्चर देखा पेशेंट का, नो अल्सर. इवन पेशेंट ने मुझे फिर उसके बाद जस्ट 12/12/2019 में पेशेंट को मैंने वेजाइनल सो सेंसिटिव एरिया, सर्वैक्स नॉन सेंसिटिव पेन था, तो इसे मैंने आज थेरेपी स्टार्ट कराई. बैलेंस P30 की 3 डोज दी और प्लेसिबो 1 मंथ के लिए. 20 जनवरी को पेशेंट मुझे लिखती, लॉट ऑफ थैंक्स, यू हैव रिटर्न माय पर्सनल लाइफ सेफली, आई हैव सेलिब्रेट हैप्पी न्यू ईयर विद हैप्पी माय मैरिड लाइफ. तो दिस इज नेसेसरी टू फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ पेशेंट्स. Any questions, sir? मैडम कंटिन्यू कीजिए, क्वेश्चंस नहीं हो सकता है ना? जी सर, जी ठीक सर. इस पेशेंट को मैंने इस तरह दिया और मुझे लगा बहुत नीड है. केस 2 लेते हैं. केस 2 में 6 साल की बच्ची है, ये आती है, इसकी माँ मुझे अचानक, पहले से भी पेशेंट जुकाम खांसी की दवा लेती थी, इसने मुझे कहा कि मैम मेरी बच्ची को अचानक पेशाब से ब्लड आ रहा है और दर्द बहुत हो रहा है पेट में. शादी में गई थी पार्टी में, वहां से फोन आता है. मैंने कहा ठीक है कोई नहीं, आप यूरिन टेस्ट कराई. कई बार लगता है माँ ओवर कॉन्शियस हो रही है, इस रीजन से बोल रही है. सडन अपियरेंस ऑफ सिम्टम, जैसे ही अचानक ही हुए हैं सब कुछ है, तो मुझे लगा आई थिंक कि स्टोन होगा, कैल्कुलाई होगा, इस रीजन से ऐसा कह रही है पेशेंट की माँ. तो पेनफुल यूरिनेशन था, उस बच्ची को ब्लड आ रहा था, माँ ने जैसा कहा यूरिन टेस्ट कराया, यूरिन टेस्ट में ब्लड आ गया. सर ये देखेंगे यूरिन टेस्ट में ब्लड है, इस बच्ची को 10 प्रोटीन है, सॉरी ब्लड है 20 से 30, पस सेल 20 से 30 है, ब्लड है 5 से 7. तो पस सेल आया तो मुझे लगा यूटीआई है, सर्वाइटिस से, जहां तक एक्सरे भी करा लिया पेशेंट को का, बट स्टोन नहीं था. जब स्टोन नहीं था पेशेंट का, फिर मैंने इस पेशेंट का माइंड लिया. मैंने कहा क्या हो रहा है? उसने कहा मैम जब भी दर्द पेशाब के लिए जाती है ना, मुझे जकड़ से पकड़ लेती है. सिंसियर सेंसिटिव टू रेप्रीमेंट. डांट थोड़ी भी कोई लगाई, मुझे पहले से इस बच्ची की पता थी रेप्रीमेंट के लिए बहुत सेंसिटिव है. डिजाइड टू प्ले एक्सेप्ट यूरिनेशन, इंटेंस पेन है और कुछ भी परेशानी नहीं है, दिन भर खेल रही है, खेल रही है, खेल रही है. पेशाब आती है तो इतनी तेज पकड़ लेती है मुझे दर्द के कारण कि बस रोने लगती है, इतना तेज परेशान होती है.
माँ से बड़ा वैसे बात करती है, मतलब कान में ही बात करेगी। मेरे क्लिनिक भी आती है तो इवन रिकरेंट कोल्ड कोराइजा होता था, हमेशा कहती थी मम्मी मैं बोर हो रही हूँ, बोर हो रही हूँ, कुछ करो ना, कुछ करो ना। तो एनुअली मैंने इस पेशेंट का माइंड लिया। जब इसका माइंड सारी चीजें मैंने ली तो इसको मैंने आर्सेनिक दे दिया पेशेंट को, क्योंकि ब्लड था बच्चे के यूरिन में। फियर पेन ड्यूरिंग होल्डिंग बीइंग हेल्ड डिजाइड टू फ्रॉम पेन, जब भी पेन होता है माँ को पकड़ लेती है। सडन मैनिफेस्टेशन था ये, पेन ड्यूरिंग यूरिनेटिंग था, इन्फ्लेमेशन सिस्टाइटिस इवन द ब्लडी यूरिन, राइट। आर्सेनिक क्लियर कट पिक्चर है, लेकिन फिर भी मैंने आर्सेनिक को ऐसे 3 डोज दिया और BC11। फीवर नहीं था बट फिर भी आई थिंक मुझे लगा फीवर आ ना जाए क्योंकि सिस्टाइटिस है। BC11 BD दिया। मटेरियल मेडिका से भी कंफर्म किया, हिमेचूरिया इवन द पेनफुल यूरिनेशन में बेल मार्क है आर्सेनिक। आर्सेनिक का की रोट है, इवन आर्सेनिक का बच्चा खेलता रहेगा, जब पेन होगा तब रोएगा वरना हंसता रहेगा। तो ये था उसमें, मैंने आर्सेनिक दे दिया इस बच्ची को। अल्ट्रासाउंड कराया, फिर भी मैंने पेशेंट से कह दिया हो सकता है एक्सरे में स्टोन नहीं आया, अल्ट्रासाउंड में आ जाए। अल्ट्रासाउंड इज नॉर्मल। 9/20/11 को RBC, फिर मैंने यूरिन टेस्ट फिर कराया, RBC फिर प्रेजेंट है, पस सेल फिर प्रेजेंट है, अल्ट्रासाउंड नॉर्मल। एडवाइस किया यूरिन टेस्ट फिर करा के लाना, मुझे लगा कहीं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस या कोई और सिम्टम्स है बच्ची का। 6 साल की बच्ची है और क्या हो सकता है। CRP बोल दिया, CBC KFT यूरिन टेस्ट कराया और रिपीट मेडिसिन दे दिया, क्योंकि और कोई कंप्लेन नहीं थी। ब्लड थोड़ा सा कम हुआ, पस सेल भी थोड़ी कम हुई, तो मुझे लगा ठीक है सही हो जाएगा, रिपीट कर दी मेडिसिन, क्योंकि पेशेंट अभी बाहर ही थी, आई भी नहीं थी मेरे पास। यूरिन रिपोर्ट फिर कराई 22 तारीख को, थोड़ा सा यूरिन स्मोकी आया, पस सेल भी कम हो गई 8 से 10, प्रोटीन थोड़ा प्रेजेंट माइल्ड में आया, बट RBC भी कम हुआ, तो मुझे लगा आई थिंक बेटर है। 22 तारीख को फिर मैंने इसकी रिपोर्ट देखी सारी, स्मोकी था तो सारा आर्सेनिक पे रिपीट कर दिया क्योंकि बेटर फील कर रहा था। BC11 BD। 28 तारीख को फिर पेशेंट की मैंने रिपोर्ट उसने कराई, मैडम अभी भी ब्लड आ रहा है, बताओ क्या करूं। मैंने कहा कोई नहीं, एक बार फिर यूरिन कराओ। CBC वगैरह सब कराया, CBC KFT एवरीथिंग इज फाइन। क्योंकि बच्चे की बात थी, आजकल छोटे बच्चों को लगता है भाई कोई और प्रॉब्लम ना आ जाए, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस सारा कुछ एक्सक्लूडेड करने से इन्वेस्टिगेशन भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। यूरिन कल्चर भी करा दिया पेशेंट ने। पेशेंट बहुत ओवर कॉन्शियस होते हैं आज बच्चे के लेकर। 28/11 में लेकिन यूरिन स्मोकी था, पस सेल फिर बढ़ गए इसके, 25 हो गए, 30 हो गए, RBC 15 से 20 तक पहुंच गया। आई थिंक प्रोटीन ऑल्सो प्रेजेंट, मुझे लगा केस बर्स हो रहा है, सही नहीं हो रहा, बट किडनी भी बेटर है, स्टोन भी नहीं है इस बच्ची को, कुछ भी नहीं है, क्यों रेफर करूं। मेरे दिमाग में एक बार आया, क्या लगता है रेफर करना चाहिए, सारे लोगों को लगेगा बर्स हो रहा है, रेफर कर दो, फीवर भी नहीं है, कोई और सिम्टम नहीं है, बच्ची केवल पेशाब करने जाती है, क्लिंगिंग टू मदर और पेनफुल क्रॉलिंग, तेज तेज बहुत तेज दर्द होता है, रोती है पेशाब करते में, और कोई सिम्टम नहीं है इस बच्चे का। कहाँ जाएगा, क्या है, क्योंकि सारी रिपोर्टें नॉर्मल है, CRP इज नॉर्मल ऑल्सो, कोई इन्फेक्शन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट बर्स हो रही है कंडीशन। 29 को पेशेंट मेरे पास क्लिनिक भी आती है, मैंने कहा मैम सारी चीजें नॉर्मल है यार, क्या सोच सकते हैं, ऑल रिपोर्ट आर नॉर्मल, एलिमिनेट पॉसिबिलिटीज सारी, रीनल कैल्कुलाई, रीनल इन्फेक्शन, आई थॉट किडनी फाइन, ब्लैडर फाइन, व्हाट हैपनिंग दैट, RBC आ क्यों रहा है, कहाँ से आ रहा है, प्रोटीन है बट कहीं से तो आ रहा है RBC। एनी अदर कॉज रादर देन इन्फ्लेमेशन, इसका मतलब इन्फ्लेमेशन नहीं है, कुछ और कॉज है। ऑल्टरनेट, लुकिंग फॉर अल्टरनेटिव पॉसिबिलिटीज, कुछ सोचे क्या सोच सकते हैं हम इसमें। मे बी एक्यूट हिडन इंजरी, मैंने पेशेंट से दोबारा फिर हिस्ट्री लिया, आस्क्ड फॉर डिटेल ऑफ पेशेंट एक्टिविटीज ओवर पास्ट कपल ऑफ डेज। वो 6 घंटे जब आप वहां गए थे हुआ क्या था मैम बच्ची के साथ। मैम वो तो अपने दूसरे कमरे में ये लोग बच्चे खेल रहे थे, हमें तो पता ही नहीं, हम लोग शादी में पार्टीज में थे, फैमिली पार्टी थी मैम, कुछ ऐसा नहीं, कजिन्स की थी तो ऐसा कुछ भी नहीं, सब कुछ सही था। मैंने कहा यार छोटी 6 साल की बच्ची है, मैं क्या बोलूं उसे। पेशेंट हैड अकम्पनीड फैमिली इन मैरिज पार्टी में था,
इमीडिएट ही एकदम ब्लड से यूरिन से ब्लड आने लगा, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? फिर भी मैंने उससे कहा फिजिकल एग्जामिनेशन करूंगी फीमेल बच्चे का। मैंने जैसे एग्जामिन किया, विजाइनल शार्प ब्लेड इंजरी इन द बल्बा। मैं खुद देख के एम्बरेस्ड हो गई, क्या हुआ ये बच्चे को। पेशेंट एम्बरेस्ड हुई। उससे मैंने फिर पूछा, बेटे आपने क्या किया था, क्या हुआ था? टेल स्टोरी अबाउट हर इंजरी। उसने कहा, मैं आंटी मेरे को किसी ने ब्लेड बोला था, मैंने ब्लेड पुट किया था। फिर पेशेंट ने भी बच्चे भी आजकल बहुत सियाने होते हैं, सारी बात नहीं बताते, उनने मुझे इतनी सी बताई। फिर मैंने उससे माँ को बाहर करके मैंने उससे अच्छे से पूछा, आंटी कुछ भी नहीं आंटी, बस हमने 7 प्लेट था वो लगाया और कुछ नहीं किया। आई थिंक इट्स कंफर्म कि ये बल्बा इंजरी थी, बट छोटी बच्ची थी, पिक्चर नहीं लेना हमको कॉन्शियस अलाउ करता। ट्रीटमेंट करा उसका, आइस थेरेपी स्टार्ट कराई, शार्प वेजाइनल कट था, स्टैफिसगेरिया 330 की 2 डोज दिया केवल। जब यूरिन टेस्ट कराया, स्लाइट टीयर आरबीसी नेगेटिव हो गया। ये देखिए 30 तारीख को 2 दिन में आरबीसी नेगेटिव, प्रोटीन नेगेटिव, पस सेल लेकिन फिर भी 10 से 15 आ रहे थे। 30 तारीख को फिर कराई है यूरिन स्लाइट, ये था 30 तारीख की 10 और 2 तारीख को फिर कराई है, एपिथेलियल प्रोटीन इज आल्सो नेगेटिव, एवरीथिंग इज फाइन। छोटे बच्चों में हम कुछ कह नहीं सकते, बट फिजिकल एग्जामिनेशन नेसेसरी फॉर एवरी फिजिशियंस। ट्रीटमेंट ऑफ वेजाइनल टीयर क्या है? वेजाइनल टीयर में क्या कर सकते हैं हम? कट एंड टीयर है, वॉशिंग हैंड, एडवाइस कर सकते हैं पेशेंट को। हमारा एडवाइस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यदि हम पेशेंट को एडवाइस, मतलब हम पेशेंट को देखना, दवाई देना वो हमारा अलग है, बट मुझे लगता है सलाह देना भी हमारा एक बहुत बड़ा कर्तव्य है। यदि हमने सही सलाह दी तो हमारे पेशेंट और हमारे लिए और हमारे समाज के लिए हम बहुत अच्छे सलाहकार तो बनेंगे। तो हमें नॉलेज और सब चीज की सलाहकार अच्छा बनना है। वॉशिंग द हैंड विद सोप, रनिंग वाटर बिफोर टचिंग द वुंड, वॉशिंग द अफेक्टेड एरिया डेली, वार्म वाटर, नॉट साबुन सोप वेजाइनल स्प्रे वगैरह लोग यूज करते हैं। मैं कहती बिल्कुल मत यूज करो, केवल गर्म पानी के टब में बैठ जाओ। इससे अच्छी हाइड्रोथेरेपी से अच्छा कुछ भी नहीं है वेजाइनल और एनस दोनों के लिए। सबसे अच्छी थेरेपी है हाइड्रोथेरेपी, मेकिंग श्योर दैट अफेक्टेड पार्ट इज कंप्लीटली ड्राई आफ्टर गेटिंग ड्रेस्ड, टेकिंग ओवर काउंटर पेन किलर। हम तो अपना कैलेंडोला देते हैं, बहुत अच्छा रिएक्शन देता है पेन किलर में कैलेंडोला, अर्निका। मैंने कैलेंडोला इस बच्ची को दिया थोड़ा सा। अप्लाई ये कवर्ड आइस पैक, क्योंकि लिप इंजरी हो, वेजाइनल इंजरी हो, जहां सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है वहां पे आइस पैक सबसे अच्छा काम करता है। लोग गर्म की सिकाई करते हैं, मैं कहती कभी मत करो इंजरी में। क्रिकेटर को कभी देखा है? क्रिकेटर क्या करते हैं? बर्फ लेके चलते हैं। क्यों चलते हैं? इंजरी हुई है, जल्दी बर्फ लगा लो। तो आइस थेरेपी इज ए बेस्ट थेरेपी फॉर द एवरी इंजरी। Apply a covered ice pack to the area of reduced inflammation and discomfort, avoiding using product inside the vagina, avoiding harsh scented product that can interfere with acidic pH of vagina, which vaginal cut and tear are healing. A person may wish to avoid sexual activities that injure to the vagina, wearing loose fitting underwears made in natural materials such as cotton and bamboo a few days may also help. मैं बस यही कहूंगी, फिजिकल एग्जामिनेशन रिवील हिडन पैथोलॉजी एंड प्रोडक्ट पेशेंट मे नॉट बी अवेयर, जिसके बारे में पेशेंट को भी नहीं पता, किसी को नहीं पता। पेशेंट को पता होगा तो बता देगा, सब्जेक्टिव तो तभी होगा ना जब मुझे पता होगा। हम भी कई चीजों से अवेयर नहीं होते, हमें नहीं पता कि हमें कुछ है, तो वो तो हमें आंख से देख के डॉक्टर ही पहचान पाएगा। मैं कहूँ मुझे पैल्पिटेशन हो रहा है, ईसीजी नहीं करा, तो हाउ कैन यू आइडेंटिफाई कि मुझे कार्डियक पेन है या गैस्ट्रिक पेन है या एंजाइटी है? तो इट्स नेसेसरी फॉर फिजिकल एग्जामिनेशन इज ऑल्सो। माई केस एज पंच डैमेज as a result of tissue extracted and cervical biopsy, vaginal injury in second case, some like
rule out PID, survive, even the हम सर्वेसाइटिस है, बल्बाइटिस है, बल्बा पैथोलॉजी जो भी है, उन सबको हम फिजिकल एग्जामिनेशन से हेल्प से डायग्नोज कर सकते हैं। जैसे पहले कहा जाता था 9 टेलर टू मेक ए मैन, बट मुझे लगता है कि इट टेक्स 9 सेंस ऑर्गन परफेक्टली यूज टू ए केस by the physician make an ideal perfect homeopath. We would say as a homeopath. Right, sir? तो होम्योपैथ के लिए हमें सुनना, देखना, सुनना मीन सब्जेक्टिव, देखना मीन ऑब्जेक्टिव, समझना, हर केस को, इन्वेस्टिगेशन को भी हमें समझना भी है, निरीक्षण करना। एग्जामिनेशन इज मस्ट फॉर एवरी फिजिशियन। इवन द सोच कोर ऑफ द पेशेंट पे पहुंचना कि पेशेंट बीमार, मॉर्बिडिटी स्टार्ट कहां से हुई है, सोचना, तब जाके हम जब उसकी प्रोबेबल डायग्नोसिस बनाए, तब कंफर्म डायग्नोसिस पे पहुंचे, तब प्रोबेबल प्रिस्क्रिप्शन देकर कंफर्म प्रिस्क्रिप्शन डेली 3-4 मेडिसिन की निकाल कर भी कंफर्म प्रिस्क्रिप्शन पे पहुंचा। इट्स ए 9, हमारे जो 9 पैरामीटर ऑफ फिजिशियंस के हैं, इट्स 9 पैरामीटर ऑफ एवरी फिजिशियंस। तो हमें इन 9 सारे कवर करने चाहिए। थैंक्स सर फॉर हियरिंग मी। प्लीज inviting questions, comments, even the observation. Anyone? Thank you, sir. प्रेजेंटेशन किया है। अब पीपीटी को आप हटा लीजिए, अब जी सर। पीपीटी को शेयरिंग बंद कर लीजिए। जी सर, थैंक यू सर। टेस्ट टेकिंग तो होम्योपैथी का एक जान होता है ना, जहाँ पर कि हम लोग पेशेंट के पेशेंट और हमारे फिलॉसफी, हमारा सिद्धांत और रोगी के बीच में जो एक लिंक बनता है वो केस टेकिंग ही है, और बिना केस टेकिंग के ये लिंक नहीं बन सकता है। लिंक हम लोग बनाते हैं ना, जैसे हमने अपने ज्ञान को किया, साझा किया और उसको फिर पेशेंट पर अप्लाई करना। तो अप्लाइड एस्पेक्ट जो है होम्योपैथी का, सारा किस पर डिपेंडेंट है? केस टेकिंग पर। अगर प्रॉपर केस टेकिंग नहीं हुआ तो ये होगा, लाभ नहीं होता है। कभी कभी हम लोग बहुत कुछ पेशेंट से पूछ नहीं पाते हैं और हम लोग उसको अध्ययन नहीं कर पाते हैं, और हम लोगों को उस पर कोई दवा एक के बाद एक ये करते जाते हैं। तब इससे पहले कि मैं कुछ और बोलूं, कुछ क्वेश्चंस है मैडम। कैन यू गिव प्लेटिना ऑल्सो इन द फर्स्ट केस? एक सवाल था मैडम। जी सर, जी जी सर। एक पूछ रहे हैं कि क्या हम लोग प्लेटिना पहले रोगी में दे सकते थे? सर प्लेटिना एरोगेंस बहुत होता है, इसके अंदर एरोगेंस नहीं था, आर्टिस्टिक थी। इवन द केवल इसको केवल ये था कि मतलब मेरी लाइफ हेल हो गई है डॉक्टर, मेरी लाइफ हेल हो गई है, बिकॉज मेरी प्राइवेट लाइफ अफेक्टेड हुई है। इसमें सिंगल रेमेडी, रुब्रिक में सिंगल रेमेडी मेडोराइनम है। बहुत अच्छा रुब्रिक हम जवाब दिया देखेंगे आपने, इल्यूजन है। जी सर, बहुत अच्छा जवाब दिया। और एक थैंक यू नंदन सर। कुमार का सवाल है, रोल ऑफ आइस थेरेपी एंड हाउ टू आइस थेरेपी कैसे करेंगे? सर आइस थेरेपी के लिए एक पॉलीथिन में पानी भर के फ्रीजर में रख देते हैं तो वो जम जाता है। जितना छोटा पार्ट चाहिए आपको उसे कपड़े में लगा के आइस डायरेक्ट वजाइनल पे लगाते हैं। हाँ, ये तो एक आइस बैग भी आता है, आइस बैग, उसमें जी आइस को टुकड़े को सर, भर वो लिया बड़े जाता है। बड़े होते हैं, छोटा नहीं आता, छोटा मार्केट में नहीं आता। तो छोटे के लिए हम कहते हैं पेशेंट से पॉलीथिन में हाँ, छोटी शेप में आप पानी भर के फ्रीजर में रख दीजिए, जम जाएगा। अदरवाइज आइस क्यूब ले लीजिए, उसे कॉटन के कपड़े में लगा के उससे आइस थेरेपी कर सकते हैं। भाई अच्छा है। और ये
आप थोड़ा सा जो फर्स्ट केस में दवा दी थी और उसमें आपके प्लेटिना से थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, लोग को समझ में आएगा। सर प्लैटिना में एक तो प्लैटिना में सर कहीं से भी फियर ऑफ एक्सपोज नहीं होता, उसे डर नहीं होता कि जब वो एक्चुअली में टीचर थी और उसे अपने टीचर के बीच में हमेशा क्राफ्ट की टीचर आई थिंक जूनियर टीचर होती है, तो सारे प्रिंसिपल्स और सारे जितने भी सीनियर टीचर्स थे वो उसको काम देते थे, तो वो बेचारी बेसमेंट में गर्मी में बैठ के काम करती थी, तो वहां उसे ये प्रॉब्लम और ज्यादा होती थी। तो आई थिंक वो सबकी कंप्लेन करती रहती थी कि वो मुझे ऐसा करती हैं, वो मुझे ऐसा करती हैं, कंप्लेनिंग टू ईच अदर, नॉट टू कि उन सबके ऊपर वो डिक्टेटरशिप दिखा रही है, वो एक्सक्लूसिव होती है। प्लैटिना की पेशेंट एकदम एक्सक्लूसिव जब आएगी, अब देखिएगी ये प्लैटिना है, कहते हैं ना सर प्लैटिना तो प्लैटिना, ये प्लैटिना डॉक्टर के ऊपर बैठती है, डॉक्टर के नीचे नहीं बैठती, तो वो कभी ऐसा नहीं थी, एक्सक्लूसिव तो बिल्कुल भी नहीं थी उस पेशेंट के अंदर। यानी कि कहने का मतलब हुआ कि मेंटल प्लेन से ही प्लेटिना को और आपने जो दवा दिया उसको डिफ्रेंशिएट करना। इसे तो समझ में लोगों को ये आता है कि होम्योपैथी में हम लोग एलोपैथी से और होम्योपैथी में कितना अंतर, ये इसलिए है कि हमारा केस टेकिंग होल ह्यूमन बींग के लिए होता है, एक मनुष्य के होता है, लेकिन एलोपैथी का केस टेकिंग है उसके शरीर के लिए होता है। तो ये हमारे प्रिंसिपल को फॉलो करने के लिए हम लोग मेंटल, और हम लोग किसी भी दवा को पढ़ते हैं तो वहां पर बिना मेंटल सिम्टम्स के उस दवा को हम लोग अधूरा मानते हैं, है ना। तो ये पढ़ाई बहुत अच्छा है और सब लोगों को इस तरह से करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। और आपने जो आज केस प्रेजेंट किया है ये सभी के लिए एक आई ओपनर होगा। आपने बहुत अच्छे से केस को डिस्कस किया, कहीं हर एक जगह पर आपने कमेंट्स दिया है और ये आपके लिए सभी के लिए, और मेरे ख्याल से और मैं जो समझ रहा हूँ कि यह अपने आप में बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशंस है और एक्सीलेंट प्रेजेंटेशंस मैं कहूँगा मैडम। और इसी तरह से और भी केस लेकर के हम लोग के सामने में जरूर आइए, जिससे कि हम लोग और का ज्ञान का वृद्धि हो। और किन्हीं को कुछ सवाल करना हो तो बोलिए, आप, हम लोग के पास में समय नहीं है, 1 मिनट और चल सकते हैं, 1 या 2 मिनट। किन्हीं को और कुछ सवाल है? और तो सवाल 1 मिनट मैं देखूं। नहीं, सभी लोग एक्सलेंट सर वैसे हमने इसे मेडोराइनम देने के बाद भी ये पेशेंट सही नहीं हुई थी, हमारा मेन एक केस गया था बैलेस से, सर बैलेस से सही हुआ। तो हम यही कहना चाहते थे कि हम माइंड लेते हैं, सारा कुछ से खबर करते हैं, बट मेन कॉज क्या है, कॉज उसको इंजरी था, तो वो इंजरी कॉज को रूल आउट किया तब वो सही हुआ। हाँ, मेडोरिनम क्या किया कि उसका स्मूथ कर दिया, रास्ता बना दिया और फिर जाकर के इंजुरी मेडिसिन जो काम किए। ये तो बहुत अच्छा है, बैरियर ऑब्स्टैकल्स टू रिकवरी। तो इसके लिए अधिकतर हम लोग नोसोर्स का ही इस्तेमाल करते हैं। सभी लोग इस बात से सहमत शायद होंगे, सभी पार्टिसिपेंट्स के ऑब्स्टैकल्स को रिमूव करने के लिए मैडम ने मेडोरिनम दिया। उसके बाद में इन्होंने इसको और टोटलिटी के बेसिस पर इंजुरी के मेडिसिन में लोगों का अक्सर ध्यान जाता है अर्निका दे दो, रस्टॉक्स दे दो, लेकिन अगर रिपोर्टरी में जाएंगे तो आपके बहुत सारी दवाइयां हैं जो कि हम लोग के दिमाग में नहीं आता है कि ये इंजुरी की दवा है, लेकिन वो टोटलिटी के आधार पर वो इंजुरी मेडिसिन बन जाता है और होता है। मैंने भी देखा कि कभी हम लोग कभी नेट्रम सल्फ की बात करते हैं, मैं कहता हूँ नहीं, नेट्रम सल्फ भी नहीं हो सकता, सल्फर ही ठीक कर दे, है ना। हो सकता है कि आपका सिंपल बेलाडोना ही ठीक कर दे। ये डिपेंड करता है कि टोटलिटी आपका कहाँ बनता है। तो टोटलिटी बनाने के लिए तो आपका जो बेस है, आधार है, वो आपका केस टेकिंग ही होना चाहिए। और केस टेकिंग जैसा कि आपने प्रेजेंट किया है, ये एक अच्छा अप्रोच है और ये बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच है, सब कोई इसको, और बिना केस टेकिंग आप आजकल के नए रेगुलेशंस में जो आया है वहां भी आपके अपने क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में आपका पूरा केस टेकिंग परफॉर्मा अगर बड़ा नहीं होगा, रिपोर्टोरियल सीट नहीं होगा, तो वो आपके क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट से आपका नाम को हटा सकता है। तो हम लोग को वाकिफ होना चाहिए, समय के साथ अपने में बदलाव लेना चाहिए। जो केस टेकिंग नहीं करते हैं, शॉर्टकट मेथड्स यूज करते हैं, तो उनको डिटेल्ड में जाना चाहिए। ये हम लोगों का आधार है, क्योंकि बिना डिटेल्ड केस हिस्ट्री के देखे हुए कोई भी डॉक्टर नहीं बन सकता है। डॉक्टर बनने के लिए तो हम लोगों को डिटेल्ड केस हिस्ट्री होना चाहिए।
तो इसके साथ हम लोग का समय समाप्त होता है। मैं निकिता जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि मैडम को थैंक्स देते हुए हम लोग, और मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई निकिता जी। सर थैंक यू सर, थैंक यू सर। फिर से आइए, और निकिता जी आप मीटिंग को क्लोज करके धनेश को हैंड ओवर करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू नमस्कार।